नेटो को भी अब ट्रंप ने धमकी लगा दी है। इसके दो मतलब है, याद रखिएगा। ट्रंप ने नेटो से कहा कि अगर नेटो ने ईरान के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका का साथ ना दिया या वो इस लड़ाई में हमारे साथ ना उतरे नेटो के मुमालिक, तो फिर नेटो के साथ बहुत बुरा होगा मुस्तकबिल में। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। ये साफ धमकी है कि कल को अगर किसी और मुल्क के ऊपर या जो नेटो के मुमालिक मेंबर है उनके ऊपर कोई अटैक करता है तो फिर अमेरिका जोर नहीं लगाएगा। एक तो मतलब ये है। दूसरा ये है कि अमेरिका उन्हें धमका रहा है, तिजारती लिहाज से भी धमकाता है, टैरिफ लगा के भी धमकाता है, उनकी मईशत को तबाह करके भी धमकाता है, फौजी नुक्ता नजर से भी धमकाता है। तो एक तो बात ये भी है कि अमेरिका शायद उन्हें धमका रहा है। नेटो को धमकी लगाने का रीजन क्या है? दो वजूहात है। नंबर एक, डोनाल्ड ट्रंप अगर मदद मांग रहा है नेटो के मुमालिक से तो इसका मतलब है कि ईरान डोनाल्ड ट्रंप के काबू नहीं आया। सादी बात यह है ना, जब दो लोग लड़ रहे हो आपस में और एक आदमी मदद के लिए पुकारे कि आओ मेरी मदद करो, तो इसका मतलब क्या है कि जो दूसरा शख्स है वो उसके काबू नहीं आ रहा। अगर इस वक्त अमेरिका को नेटो की जरूरत है तो फिर इसका सादा मतलब यह है कि ईरान अमेरिका के कंट्रोल से बाहर है। इसराइल और अमेरिका मिलकर अपने सारे वसाइल लगाकर ईरान का मुकाबला नहीं कर पा रहे और उन्हें बहुत सारे और मुल्क चाहिए। नंबर एक, इसका एक और मतलब भी है और वो सादा मतलब यह है कि नेटो भी अब डोनाल्ड ट्रंप के कंट्रोल में नहीं है। नेटो जो हमेशा से अमेरिका की जेब में पड़ा हुआ था, उसकी मुट्ठी में बंद रहता है नेटो हमेशा, तो अब नेटो के मुमालिक घास नहीं डाल रहे। हत्ता कि अमेरिका के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात जिन मुमालिक के हैं, अमेरिका ने 5 बड़े मुल्कों को आवाज दी, नाम लेकर उनसे मदद मांगी, चाइना से, जापान से, साउथ कोरिया से, फिर उन्होंने बरतानिया से और फ्रांस से मदद मांगी। लेकिन इन तमाम मुल्कों में से किसी एक ने भी हामी नहीं भरी कि वो अमेरिका के साथ मदद करने के लिए आ रहे हैं। वजह क्या है? डोनाल्ड ट्रंप तो एक तरह से टके टोकरी हो गए और उन्होंने अमेरिकी सदर का ओहदा भी टके टोकरी कर दिया है। वजह सादी है कि लोग अब एतबार नहीं करते अमेरिका के ऊपर जैसे पहले एतबार करते थे। लेकिन इसके बावजूद कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि एक कोई इत्तेहाद बनाने की कोशिश की जा रही है और कोई ऐसा बेड़ा तैयार करने की कोशिश की जा रही है जो मशरिक़ वस्ता के अंदर पानियों में जाएगा और जाकर इस बात को यकीनी बनाएगा कि जो आलमी रास्ते हैं तिजारत के वो खुले रहें। लेकिन मामला यह है कि जब तक मकामी मुमालिक इसके अंदर शामिल नहीं होंगे तब तक कामयाबी नहीं मिलेगी। और ईरान के मसाइल तो मौजूद है। यानी बड़ा अजीबोगरीब किस्म का एक दावा अभी पासदाराने इनकलाब ने किया। ईरान की जो फोर्स है बहुत ही अजीब, मुझे इस वक्त तो बहुत अजीब लगा। लड़ाई को लगभग 2.5 हफ्ते हो गए, 15-16 दिन हो गए लड़ाई चल रही है। आज 16 तारीख है, 28 तारीख को ये लड़ाई शुरू हुई थी। एक दिन आप वो डाल लें, 16 ये डाल लें आप, तो 2.5 हफ्ते हो गए लड़ाई चल रही है। और 2.5 हफ्तों के बाद ईरान ये कहता है कि हमने अब तक जितने मिसाइल और हथियार इस्तेमाल किए हैं ये आज से 10 साल से पुराने हैं और खास तौर पर जो हथियार हमने अभी डिजाइन किए पिछले साल जो 12 दिनों की जंग हुई थी, जून 2025 में 12 दिनों की जंग हुई थी ना ईरान की, तो उन्होंने कहा जी कि उस जंग के बाद जो हमने सीखा और जो हमने बनाया वो तो अभी हमने तक दिखाया ही नहीं किसी को, उससे तो हमने हमला ही नहीं किया किसी पे अभी तक। और ये बाकायदा ईरानी अफवाज और ईरानी वजारत खारजा बार बार ये बात कर रहे हैं। इसका सादा मतलब आप समझ जाए कि अभी उनके पास मजीद हथियार बाकी हैं जिन्हें वो चला सकते हैं। बहरहाल ये किस किस्म का एक इत्तेहाद बनाएंगे अमेरिकन, और ये क्या जंगबंदी के बाद काम आएगा, जंगबंदी से पहले आएगा? मुझे ऐसा लगता है कि ईरान के पास फेस सेविंग के लिए बहुत कुछ होगा एंड ऑफ द डे। बेशक आयतुल्लाह अली खामनेई जो है वो शहीद हो गए हैं, लेकिन उनका बेटा आ गया वो उसी तरह। बेशक ईरान के अंदर जो है वो रजीम चेंज करने की कोशिश की गई, उनको बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन ईरान कंपनसेट हो सकता है अगर उसके ऊपर से सिर्फ पाबंदियां उठा दे। ईरान में ना ये कैपेसिटी बहुत है अपनी इकोनॉमी खड़ी करने की। अरब ममालिक की तरह उसके पास भी तेल है और उसके पास बड़ी जबरदस्त लेबर भी है और 9 करोड़ लोग भी हैं, आबादी भी ठीक ठाक है। तो ईरान अपने आप को वापस खड़ा कर सकता है इस सूरत में कि उसके ऊपर से पाबंदियां हट जाए। मुझे नहीं लगता कि ईरान को फेस सेविंग के बगैर इस लड़ाई को खत्म किया जा सकेगा और उसके पास अभी भी वो मवाद मौजूद है जिसको आप एटमी मवाद कहते हैं। ये ईरानी हुकूमत, ईरानी वज़रा खुद कहते हैं हमारे पास 450 किलो यूरेनियम मौजूद है जो 60% तक उसको हमने तैयार किया हुआ है। और जो बैनुल अक़वामी तखमीने वो ये कहते हैं कि 10 दिन अगर ईरान और काम करे तो वो एटमी धमाका कर सकता है, एटमी तजुर्बा कर सकता है। ये आलमी सतह पे मानी हुई एक हकीकत है। अब जब ईरानी हुकूमत से वज़ीर खारजा से ये पूछा गया बैनुल अक़वामी मीडिया की जानिब से, जनाब वो यूरेनियम किधर है, तो उन्होंने कहा जी वो तो अमेरिका ने बम मारे, वो जमीन के नीचे दब गई कहीं पे। इतना आसान कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने उनके लिए। ये B-52 बॉम्बर्स लेकर आए थे पिछली मरतबा जून में, डोनाल्ड ट्रंप ने बमबारी की और ये कहा कि जनाब हमने यूरेनियम का जो जखीरा है जहां पे इनका है वो हमने सारे बंकर तबाह कर दिए और सारी सुरंगें बंद कर दी हैं। तो उन्होंने भी यही कहा ईरान ने, उन्होंने कहा जी बिल्कुल वो ऐसे ही ठीक कह रहे थे डोनाल्ड ट्रंप के खाते डाल दिया कि इन्होंने बमबारी की वो नीचे दब गया। ये अब ईरान ने कह दिया। इससे पहले याद रखिएगा कि पुतिन ने एक ऑफर की थी डोनाल्ड ट्रंप कि मैं ये जो एटमी मवाद मौजूद है ईरान के अंदर ये मैं अपने मुल्क में ले जाता, यूरेनियम वहां
वहां ले जाता और चीजें कंट्रोल हो जाएंगी, लेकिन अमेरिका ने इसे मुस्तरद कर दिया था। अब नाज़रीन, अमेरिका की बात मानी नहीं जा रही और दूसरी जानिब ईरान अटैक पे अटैक कर रहा है। ईरान ने 50 से ज्यादा हमले कर दिए हैं इसराइल के ऊपर, यानी 54-55 लहरें उनकी मिसाइलों की जा चुकी है। जबकि जो इसराइल के अंदर से एक रिपोर्ट आई है ना, वो बड़ी खौफनाक है। वो रिपोर्ट ये बताती है कि गुज़िश्ता 24-36 घंटों में बहुत ज्यादा अटैक, यानी हफ्ते की रात लगभग 12 बजे के बाद से लेकर एतवार की रात तक की जो रिपोर्ट है वो ये बताती है कि हर 90 मिनट के बाद ईरान ने मिसाइल दागे हैं, एक नई लहर दागी है। और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपने चमचों और खर्चों के जरिए से या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपनी जाती किचन कैबिनेट के जरिए से ये कोशिश शुरू कर दी है कि गवर्नेंस का सारा मलबा पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन पे डाल दिया जाए। सारी नाकामियां जो हैं वो सियासतदानों पर डाल के एक मरतबा फिर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये साबित करे कि वो बेगुनाह है या उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया या उन्होंने तो बड़ी कोशिश की है। मिसाल के तौर पे अभी जो मोहसिन नकवी ने कहा कि वो प्लेट में रख रख के ला रहे हैं और आप कोई फायदा नहीं उठा सकते और गवर्नेंस आपको बेहतर करनी पड़ेगी। गवर्नेंस के हवाले से जो डीजी आईएसपीआर है उन्होंने भी बात की, तो हालांकि इनका हक नहीं बनता। फील्ड मार्शल ने मोहसिन नकवी को लाकर बिठाया उन ओहदों के ऊपर जहां पे वो सारी जिंदगी नहीं पहुंच सकता था, और ये जो डीजी आईएसपीआर है इनका एक सरकारी मुलाजिम है, इनकी हैसियत नहीं है कि ये इस बारे में बात करें और हुकूमतों के ऊपर उंगली उठाएं कि आपकी गवर्नेंस ठीक नहीं है। जबकि पाकिस्तान में दहशतगर्दी है, उंगली तो इन पे उठनी चाहिए। पाकिस्तान ने आज तक कश्मीर को आजाद नहीं करवाया, उंगली इन पे उठनी चाहिए। आज तक हम इंडिया से अपना पानी नहीं छुड़वा पाए, उंगली इन पे उठनी चाहिए। बेशुमार ऐसी चीजें हैं जहां पे इन्हें काम करना था, ये अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर पाए। इंटेलिजेंस फेलियर लगातार एजेंसियों का हो रहा है और वो सियासत में मुलव्वस हैं, अपने हलफ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तो उंगली तो इन पे उठनी चाहिए। लेकिन वो सियासतदानों पे उंगली उठा रहे हैं कि जनाब बैड गवर्नेंस है और वो आपकी वजह से। तो मैंने एक सर्वे करवाया जिसमें पाकिस्तानियों से मैंने पूछा, देखिए ना, यही जिम्मेदार हो सकते हैं ना, निजाम कौन चला रहा है? निजाम दो खानदान और उनके साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और एस्टेब्लिशमेंट ये मिलकर चला रहे हैं। आसिम मुनीर और एस्टेब्लिशमेंट ये एक ही है, यानी आप ये समझ लें कि इस वक्त पाकिस्तान में आसिम मुनीर की एस्टेब्लिशमेंट काबिज है और उनका कंट्रोल है, और उनके साथ जो दो हमायती हैं वो शरीफ खानदान है और जरदारी खानदान है। तो इन लोगों में से ही कोई कसूरवार है ना। अब ये सारा मलबा हर दफा सियासतदानों पे डाल देते हैं, तो मैंने इसलिए एक सर्वे करवाया और लोगों से बड़ा सादा सवाल पूछा कि पाकिस्तान में बैड गवर्नेंस और हालात की खराबी का बड़ा जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार तो ये दोनों ही है ना। अगर 100% जिम्मेदारी डालनी है तो इन दोनों पर डलेगी, लेकिन इन दोनों में से बड़ा जिम्मेदार कौन है? क्योंकि हर दफा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बच जाती है ये कहकर जनाब हमने तो किया ही नहीं, सियासतदानों ने किया है, सियासतदान मसले का हल निकालें, हम क्या कर सकते हैं। सारा गंद मार के हर मरतबा ये कहते हैं जी सियासतदानों को कि वो बैठ के मसला हल करें। अब इन्हें सिस्टम का अब्बा निकालना पड़ेगा जेल में से और इमरान खान से बैठ के इनको बात करनी पड़ेगी अल्टीमेटली, उसके बगैर मुल्क इनसे चलना नहीं है। ये और घसीटना है ना, इसको 4 साल आपने घसीट लिया, 4.5 साल लो, 4 साल और घसीट लो, एंड में आपको जाना पड़ेगा अडयाला जेल, वहां जाके आपको माफी मांगनी पड़ेगी। और अगर याद रखना इमरान खान को कुछ हो गया तो ये मैं आपको गारंटी करके बता रहा हूं कि बाकी जिंदगी ये कौम आपसे बदला लेती रहेगी। अगर इमरान खान को आपने जेल में कुछ कर दिया या उसे कुछ हो गया तो ये कौम आपसे बदला लेगी, क्योंकि इमरान खान के वो अल्फाज आज भी रिकॉर्ड का हिस्सा है और उन्होंने ये कहा कि अगर मुझे कुछ हो गया तो आपने इनसे बदला लेना है और मुझे आपने इंसाफ दिलाना है। तो याद रखिएगा कौम से फिर आप बच नहीं पाएंगे। अब नाजरीन, जो मैंने सर्वे करवाया उसमें सवाल रखा मैंने जी, बैड गवर्नेंस और हालात की खराबी का बड़ा जिम्मेदार कौन है? पहली ऑप्शन मैंने रख दी कि शरीफ या जरदारी, इन दोनों में से एक खानदान, और दूसरी ऑप्शन मैंने रख दी फील्ड मार्शल और उनकी एस्टेब्लिशमेंट। तो नाजरीन, लोग तो बड़े क्लियर हैं, 94% लोगों ने, यानी मैंने जब ये सर्वे करवाया तो 20 मिनट के अंदर लगभग 2000 से ज्यादा वोट पड़ गए। यही ट्रेंड फिर चलता है सारा दिन। 94% लोगों ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के खिलाफ सर्वे में वोट किया। 94% पाकिस्तानी ये समझते हैं कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात की खराबी और बैड गवर्नेंस के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और एस्टेब्लिशमेंट है, जबकि 6% लोग ये समझते हैं कि सियासतदान जिम्मेदार है। तो यहां से ना जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब को हौसला पकड़ना चाहिए। ये मेरी वीडियो उनके लिए है जो नवाज शरीफ और जरदारी साहब के चाहने वाले हैं, वो ये मेरी वीडियो काट के उन तक पहुंचा दें कि मियां साहब देखिए, अभी हमने सर्वे करवाया कि पाकिस्तान के हालात की खराबी का जिम्मेदार कौन है, और आम पाकिस्तानी कह रहे हैं कि 94% लोगों का मानना है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और एस्टेब्लिशमेंट जिम्मेदार है। 6% लोग आपको जिम्मेदार करार दे रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको अब भी एस्टेब्लिशमेंट की गोद से उतर जाना चाहिए। ये बिला वजह का बोझ आपने लिया हुआ है। क्या हो जाएगा? एक इलेक्शन हार जाएंगे आप, 2 इलेक्शन हार जाएंगे, लेकिन आप अपनी सियासत बचा लेंगे। और पाकिस्तान के लिए आपको ये करना चाहिए, कम से कम 3 मरतबा पाकिस्तान के वजीर आजम रहे। एस्टेब्लिशमेंट को उनकी औकात में लेकर जाएं, सारे सियासतदान इकट्ठे होकर बैठें और बैठ के ये फैसला करें कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने जो आज तक गद मारा है ये उसकी कीमत चुका है। जो जर्नैल कब्रों में है उनको निकाल के उनका ट्रायल करें। नहीं निकाल सकते, कब्रों का ट्रायल करें आप। इन डिक्टेटरों को आप सजाएं दें और आइंदा के लिए रास्ते बंद करें। इसी तरह पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, अदरवाइज पाकिस्तान नहीं आगे बढ़ता। नाजरीन, डीजी आईएसपीआर ने 1-2 बातें ऐसी कही कि मैंने फिर उनकी तस्दीक, मुझे इसलिए थोड़ा टाइम लगा, मैं ये आपके सामने रखता हूं। एक तो उन्होंने कहा जी कोई एएसआई नईम है, उसे खंजर मार मार के उसकी आंतें बाहर निकाल देगी उसके पेट में से और उसे कहीं वो घसीटते रहे सीएमएच के बाहर और ये वो सब। मैंने फिर जनाब
सोर्सेस को सीएमएच भेजा, मैंने पूरी कोशिश की कि मुझे पता चले ऐसी कोई फुटेज जिसके बारे में वो कह रहे हैं कि वीडियो है जनाब, उसकी आंतें बाहर निकाल दी पेट की और उसको सड़क पे ऊपर घसीट रहे हैं कश्मीरी या कुछ ऐसा है, और ये कोई नईम नाम का कोई पुलिस वाला है, इसके साथ ये सब कुछ हुआ। तो मैंने ये हर लिहाज से पता करवाया, ऐसा कोई वाकया रिपोर्ट नहीं हुआ, ऐसी कोई वीडियो मुझे मिली नहीं। सीएमएच के जो सोर्सेज हैं वहां मैंने बात की, मैंने कहा जी आप मुझे बताएं कोई ऐसा बंदा कोई इस किस्म का। उन्होंने कहा जी एक पुलिस वाला अनायत नाम का जरूर था जो इस लड़ाई में उसकी जान चली गई और वो शहीद हो गया, लेकिन उसकी आंतें किसी ने नहीं निकाली, बल्कि मुझे उन्होंने एक तस्वीर भी भेजी है, वो तस्वीर ये मेरे पास मौजूद है। अब ये बंदा जो है वो शहीद होने के बाद अस्पताल में इसकी बॉडी पड़ी है, लेकिन इसका पेट नहीं फटा हुआ, पेट बिल्कुल साबित है। तो ये कौन सी आंतें निकाल के लोग घसीटते रहे बंदे को। अब डीजीआईएसपीआर के लेवल पे एक जिम्मेदार आदमी ने अगर ये बात की है तो इन्हें वो वीडियो या वो चीजें सामने लानी चाहिए। हमने कोशिश की, हमें कुछ भी नहीं मिला। नंबर 2, डीजीआईएसपीआर ने एक अकाउंट के हवाले से कहा कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का ये अकाउंट करार दिया जाता है कि इसमें जनाब सरदार इब्राहिम और सरदार कयूम ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक करके गलत किया, ये इस अकाउंट के ऊपर ट्वीट हुआ है। तो इस पे उन्होंने तनकीद की कि देखें इस किस्म का इनका बयानिया है। वो मैंने पता किया तो वो अकाउंट ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का अकाउंट है ही नहीं, वो कुछ नामालूम अफराद ने अकाउंट बनाया और पहले वो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के फेसबुक से और ट्विटर से इंफॉर्मेशन उठा के लगाते रहे, और जब सबको इस अकाउंट के ऊपर यकीन आना शुरू हो गया तो फिर इन्होंने 2 इस तरह के ट्वीट किए, जिनमें से एक में इन्होंने हामिद मीर पे अटैक किया और दूसरे में इन्होंने पाकिस्तान के साथ जो कश्मीर का इल्हाक का फैसला है उसके ऊपर इन्होंने इस तनाजे को हवा दी। तो ये अकाउंट ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी कहती है ना ये अकाउंट हमारा है, ना इस पे इंफॉर्मेशन हम डालते हैं, ना हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक है, ये कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए अकाउंट बनाया गया है जिससे नफरत फैलाई जा रही है और इस नफरत को हमारे खाते में डाला जा रहा है। ये वैसे ही है जैसे मैंने आपको मादी में बताया कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बहुत सारे अकाउंट्स बनाए गए। मैंने आपको याद है आज से तकरीबन 6-8 माह पहले बताया था कुछ ऐसे अकाउंट्स मैंने शॉर्टलिस्ट किए और मेरे टीम के लोगों से मैंने कहा इनको निकालो, तो कम से कम भी सैकड़ों ऐसे अकाउंट मिले जिनमें इमरान खान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दोनों की तारीफें एक ही अकाउंट से हो रही थी और वो अकाउंट ऑपरेट एक ही तरीके से हो रहे थे और वो एक ही तरह की चीजें जो है वो रिपोर्ट करते हैं। तो ऐसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन आजकल किए जाते हैं। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का ये आजकल खासा भी है, उसको बहुत पसंद करते हैं। मोहसिन नकवी ने जैसे ही गवर्नेंस का मामला उठाया और डीजीआईएसपीआर ने भी उठाया, डीजीआईएसपीआर तो तगड़े आदमी ने, यूनिफॉर्म पहना हो तो सारे डरते हैं, साथ ही अंसार अब्बासी ने वजारत दाखिला के स्कैंडल्स पर काम शुरू कर दिया। आप अंदाजा करें कैसे हमारे सहाफी के वजारत दाखिला के स्कैंडल अब ये मोहसिन नकवी के बयान के मोहताज कि जिस दिन मोहसिन नकवी पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी के मफाद के खिलाफ जाएगा या रवायती सियासतदानों के मफाद के खिलाफ जाएगा या जिस दिन वो सियासतदानों पे मलबा डालेगा हम फौरी तौर पे मोहसिन नकवी को गंदा करेंगे। भाई इससे पहले आपने गंदा क्यों नहीं किया जब तक आप उसकी गोद में बैठे रहे? तो अब जनाब अंसार अब्बासी साहब जो है वो ये काम कर रहे हैं। तो मजे की बात यह है कि हमेशा एक काम होता रहा पाकिस्तान में जो इस मर्तबा नहीं हो रहा। पाकिस्तान में ये होता रहा हमेशा कि अपोजिशन जो है ना वो एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की लड़ाई का फायदा उठाती रही। अब सालसी की कोशिशें हो रही है किसी तरह जो है वो अमन कायम किया जाए। इसमें जो लोग अभी तक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं मैं आपको बता देता हूं। एक तो इसमें चाइना का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, उन्होंने सारे मुल्कों से राब्ता किया है, ईरान से भी राब्ता किया है और इसमें रूस का भी किरदार है। रशिया ने ईरानी सदर से राब्ता किया और अपनी सपोर्ट का यकीन दिलाया और रशिया पूरा खुलकर सपोर्ट कर रहा है इस वक्त ईरान को, जबकि चाइना भी ईरान को सपोर्ट करता है, उसकी खुद मुख्तारी को सपोर्ट करता है और उसके दिफा करने को भी सपोर्ट करता है। फिर 1-2 यूरोपीय ममालिक हैं वो भी इस मामले के अंदर अपना रोल प्ले कर रहे हैं। सऊदी अरब बहुत कोशिश कर रहा है। ये देखे अगर मैं कहूं सबसे ज्यादा कोशिश कौन कर रहा है तो वो सऊदी अरब कर रहा है। उन्होंने ईरान के साथ लगातार राब्ते किए हैं और बैकडोर चैनल्स उन्होंने रखे हुए हैं। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका और ईरान को किसी तरह से जंगबंदी के ऊपर कायल करें। इसराइलियों के साथ तो वो बात ही नहीं करते, उन्हें पता है कि ये तो फितना है, ये तो लड़ाई करवाएंगे, ये तो लड़ाई के अलावा इन्हें कुछ सूझ नहीं रहा इस वक्त, ये समझते यही है सऊदीज। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि यहां खित्ते में अमन आ जाए, वरना चीजें बहुत खराबी की तरफ जा रही हैं। सऊदी अरब बड़ा किरदार अदा कर रहा है, तुर्की और पाकिस्तान भी इसके अंदर शामिल हो सकता है, वो भी किरदार अदा कर सकता है। देखिए अमेरिका को फेस सेविंग चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका को फेस सेविंग चाहिए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान अब एटमी तजुर्बा करेगा? तो जो ईरान ने हालात देख लिए हैं ना, अगर उसने बार बार के हमलों से बचना है और अगर उसके अंदर समझदारी हुई तो ऐसा लगता है कि वो एटमी तजुर्बा जरूर करेगा। ईरान को यह समझ आ गई है कि ये तो मुझे बार बार मारेंगे, मुझे एटमी तजुर्बा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आज उसके पास एटम बम होता तो ये लड़ाई ना हो रही होती, वो आराम से बैठा हुआ होता, मुज़ाकरात कर रहे होते, जैसे वो बैठा हुआ है आराम से शुमाली कोरिया, उसको कोई नहीं छेड़ता। अब डोनाल्ड ट्रंप ने यह सारा पंगा लिया क्यों? यहां पे एक खबर है मेरे पास, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ये निकलती है एप्स्टीन फाइल से। देखे ना, सियासत ये असल बात होती है। पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के हुक्मरान कर रहे हैं, जो आसिम मुनीर साहब, शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, ये अपनी पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हैं ना, पाकिस्तान की अवाम को, पाकिस्तान के अमनो अमान को, पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान की इमेज को, हर चीज को इन्होंने दांव पे लगा दिया।
कि हम बच जाएं किसी तरह। इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप ने भी अमेरिका को दांव पे लगा दिया। अमेरिका की चौधराहट, अमेरिका की मिथ टूट गई, अमेरिका की जो दुनिया के अंदर एक बनी हुई थी कि नाकाबिल तस्वीर, वो हर चीज उसने डोनाल्ड ट्रंप ने दांव पे लगा दी, उसकी इज्जत भी। और वजह क्या हुई, ये मैं थोड़ी सी आपको खबर पढ़ के सुनाता हूं। ट्रंप ने 13 साल लड़की को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। एप्स्टीन फाइल में नए इल्जामात और उसकी तफसीलात अब सामने आ गई हैं। ट्रंप को इस बात का पहले से पता था कि यह होने जा रहा है, क्योंकि ये मामला अदालत में चल रहे थे। यह रिपोर्ट उन दस्तावेजात पर मबनी है जो हाल ही में जेफरी एप्स्टीन के केस से मुतालिक मंजरेआम पर आई हैं। इन दस्तावेजात में साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ संगीन नौयत के इल्जामात आयद किए गए हैं। इल्जामात की नौयत यह है कि 1994 में डोनाल्ड ट्रंप ने, मैं यहां पे थोड़ा सा सेंसर कर दूंगा, हमारी खवातीन और घर में बच्चे भी देखते हैं बाद वीलॉग, तो मैं सिर्फ इतना आपको बताऊंगा। ये इल्जामात एक खातून ने लगाए और उन्होंने कहा कि जब मैं छोटी थी 13 साल की तो डोनाल्ड ट्रंप ने ज्यादती की थी। और ये दस्तावेजात इसके अंदर मौजूद हैं और बहुत सारी चीजें, इसकी जो तफसीलात हैं उनके अंदर मैं बिल्कुल नहीं जाता, जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि लोग सुनते हैं, आप समझ गए होंगे। मैंने एप्स्टीन फाइल पे इसीलिए ये बहुत ही गंद है, बहुत ही गंद है, लेकिन दुनिया में है। मेरी तमाम माँ बाप से गुजारिश है कि अपने बच्चों को हमेशा महफूज रखें। यहां बहुत दरिंदे हैं। अगर अमेरिकी सदर का माजी ऐसा है, 94 में वही हरकतें कर रहा था, तो आप समझे कौन कौन यहां क्या कर रहा होगा। तो अपने बच्चों पे ना सिर्फ नजर रखें बल्कि अपने बच्चों को महफूज रखें, यह भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहरहाल इसने 13 साल लड़की के साथ जुल्म किया डोनाल्ड ट्रंप ने, और वो आगे जो लिखा हुआ वो तो बहुत ही घटिया बातें हैं, बहुत घटिया हरकतें हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा नहीं जी, हमारे पास साजिश हो रही है, जैसे हमेशा हर लोग कहते हैं साजिश हो रही है, झूठे हैं इल्जामात जो है सियासी बुनियादों पर जनाब मेरे पर किया जा रहा है। एप्स्टीन के साथ ताल्लुकात तो थे डोनाल्ड ट्रंप के, बहुत सारी तस्वीर और बहुत सारी चीजें, और ये 90 की दहाई में ही है जब का ये वाकया भी रिपोर्ट हुआ है। ये फाइलें उन अदालती कार्रवाइयों का हिस्सा हैं जो एप्स्टीन के मुतासरीन की जानिब से दायर किए गए मुकदमात के सिलसिले में ये खोली गई हैं। इनमें कई दीगर बाअसर शख्सियात के नाम भी शामिल हैं, लेकिन ट्रंप के हवाले से ये इल्जामात सबसे ज्यादा संगीन समझे जा रहे हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप को लेकर डूब जाएगी, ये एप्स्टीन फाइल, ये डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बुरी तरह तबाह करेगी। उसको पता था, उसने ईरान के साथ पंगा ले लिया कि मैं यहां हीरो बन जाऊंगा, वो वहां उससे बड़ा विलन बन गया। तो वो कहते हैं ना, जब किसी की मत मारी जाती है ना, तो उसके सर में डंडा नहीं मारना पड़ता, वो अपना सर खुद ही फाड़ देता है। इमरान खान साहब की मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से अलग अलग तरह की बातें हो रही। पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो लीडरशिप है वो कह रही है रिपोर्ट ठीक है, इमरान खान साहब की आंख के अंदर बेहतरी आई है, रिपोर्ट भी यही कह रही है। जबकि इमरान खान साहब की फैमिली और उनके जो ज़ाती मुआलिजीन हैं वो अभी तक मुतमईन नहीं है। और तीसरी तरफ वो लोग जिन्होंने ये दावा किया कि इमरान खान साहब की आंख की बिनाई बिल्कुल ख़त्म हो गई है, उनका दावा अपनी जगह पे मौजूद है। अब आप इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करें ना और एक बिगर पिक्चर आप इसकी देखें तो हुआ क्या। एक तो ये है कि पहले खबर आती है कि इमरान खान साहब की आंख ख़राब हो गई है, और इमरान खान साहब ये बताते हैं कि मैं अक्टूबर से इस बात की शिकायत कर रहा था, जनवरी में जाके इन्होंने सीरियस लिया, और फिर यहाँ टेस्ट करने के बाद ये मुझे अस्पताल में लेकर गए, वहाँ पे मेरी आंख टेस्ट करवाई, और आंख के अंदर इंजेक्शन लगाने के बाद बताया कि 15% आंख बची है और 85% आपकी बिनाई चली गई है। और इमरान खान साहब ने ये भी बताया कि बाकी भी चली गई थी। अब ये रिपोर्ट होता है सलमान सफदर साहब की रिपोर्ट में, और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जमा करवाया जाता है, और इसके पीछे भी मेडिकल रिपोर्ट्स का अमल दखल होता है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि अफसार आलम साहब आते हैं। अब अफसार आलम साहब कौन है आप जानते हैं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से उनका क्या ताल्लुक़ है, नून लीग की हुकूमत से उनका क्या ताल्लुक़ है, वो खुद हुकूमत है, आप जानते हैं अच्छी तरह। तो अफसार आलम साहब आकर ये दावा करते हैं कि इमरान खान साहब की आंख की बिनाई बिल्कुल चली गई है। अब कुछ और भी जो टाउट्स हैं वो आते हैं, वो भी दावा करते हैं कि इमरान खान साहब की बिनाई बिल्कुल चली गई है। अब बराह रास्त खबर तो या तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास है या उन डॉक्टरों के पास है जो चेक कर रहे हैं। बराह रास्त कोई खबर ना तो इमरान खान की फैमिली के पास है, ना उनकी पार्टी के पास है, ना हमारे पास है, क्योंकि मौका ही नहीं मिला इमरान खान को मिलने से।